हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल स्ट्रो एश्योरेंस पर। मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद के बारे में कि आपको खूबसूरत स्पाउस मिल रहा है या नहीं, तो 2-3 रिक्वेस्ट्स आई थी कि एक वीडियो बनाने के बारे में स्पाउस के किरदार के बारे में, क्योंकि आज के ज़माने में स्पाउस का किरदार बहुत अहम है। आज आप स्पाउस का किरदार जैसे देखते हो वो पुराने जमाने से बहुत अलग है। पुराने जमाने में 30वें 40वें दशक के आखिर तक या 50वें दशक में भी और कुछ हद तक सब कॉन्टिनेंट में 70 के दशक के आखिर या 80 के दशक तक एक रिवाज था कि आमतौर पर हमारी माएँ हमसे कहती थीं या हमारी दादी नानी भी कहती थीं कि मैं तुम्हारे बापू से मिली, हमें दूसरे पसंद आए, शादी कर ली और इसलिए हम आखिरी 40, 50, 60, 70 सालों से साथ हैं। बहुत लोग तो अपनी प्लैटिनम जुबिली भी मनाते हैं, मतलब के 75 साल, और फिर वो लोग रुखसत हो जाते हैं। बहुत बार तो वो एक दूसरे के कुछ ही दिनों या कुछ समय के फासले में साथ ही साथ जाते हैं, तो ये लगभग एक परीक्षा वाला रोमांस है। उस जमाने में औरतें कहा करती थीं, मैंने जितने भी मर्द देखे बस तुम्हारे बापू को देखा, मिसाल के तौर पर, या तुम्हारे दादाजी को। लेकिन वो रिवाज 60 और 70 के दशक से बदलना शुरू हुआ। तो उसके बाद रिवाज ये हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे बापू से शादी से पहले किसी और को जानती थी, लेकिन तुम्हारे बापू से मिलने के बाद हम हमेशा साथ रहे हैं, हम स्थिर रहे हैं, और बच्चे पैदा करने के सामाजिक दबावों ने मुझे उस प्रतिबद्ध रिश्ते में रहने को मजबूर कर दिया, और उसके बाद मैं किसी और मर्द को नहीं जानती थी। वही बात मर्दों के लिए, मर्द भी हमेशा कहा करते थे कि मेरी क्रश थी किसी लड़की पर, या मैं फला लड़की के साथ घूमा करता था। हालांकि शादी के बाद शादी के सारे दबाव या बीवी बच्चों के प्रति कमिटमेंट ने मुझे बाहर नहीं देखने दिया, लेकिन रिवाज खास तौर पर 90 के दशक से बदल गया, जहां खुले रिश्ते आम हो गए। मेरा मतलब खुले रिश्ते से ये था कि लोग बहुत सारे लोगों को डेट करते थे और आखिर में किसी एक के साथ सेटल होते थे, और हर 10वां-12वां रिश्ता अक्सर इसलिए टूटता था क्योंकि एक व्यक्ति के किरदार में खोट था, शादी के बाहर देखना या धोखा देना। हालांकि उस जमाने में ये इतना गंभीर नहीं था, लेकिन नई सदी में, खास तौर पर 21वीं सदी में कदम रखते ही चीजें इतनी बदल गईं कि डेटिंग पूरी तरह से एक आम बात हो गई, और लोग किसी एक के साथ बैठने से पहले 10-20 लोगों को जान लेते थे, और उसके बाद भी शादियां बहुत मजबूत होती थीं, लेकिन हर थोड़ी बहुत ही देर में यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत लापरवाही हो ही जाती थी। कभी कभी ये स्पाउस एक दूसरे को माफ कर देते थे, या कभी कभी इससे सेपरेशन या तलाक भी हो जाता था। ये पश्चिमी देशों में और भी आम हो गया। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप और दूसरे देशों में जहां पश्चिमी असर कम था, रिवाज अभी भी यही था कि शादी से पहले 2 आदमी, 3 आदमी, 11 आदमी भी मिल लो, लेकिन शादी के बाद काफी हद तक हम साथ रहे हैं, और अगर तुम्हारे बापू से नहीं बनती तो अलग हो लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। तो तलाक और भी आम हो गए, खुलकर होने लगे, और सिर्फ बेवफाई की वजह से नहीं बल्कि दूसरी वजहों से भी, लेकिन बेवफाई या स्पाउस का किरदार भी उनमें से एक बन गया। तो अब ये सवाल पिछले 10 से 15 सालों में दुनिया भर में और भी पूछा जाने लगा है, सिर्फ पश्चिमी दुनिया ही नहीं, कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई अच्छे किरदार वाला है। आज के ज़माने में अच्छा किरदार मैं ऐसे परिभाषित करूंगा क्योंकि देश काल पात्र बहुत अहम है, और ज्योतिष भी ये कहता है कि चलन का ज़माना ये है कि आपको ज्योतिषीय प्लेसमेंट भी देखने चाहिए जब आप प्लेसमेंट एनालाइज कर रहे हों। तो आज के ज़माने में मैं किरदार को ऐसे परिभाषित करूंगा कि यदि आपने शादी से पहले 2-4 लोगों को देखा भी, लेकिन एक बार जब आप प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो आपको तब तक प्रतिबद्ध रहना चाहिए जब तक अलग ना हो जाओ या रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन अलग होने की वजह बेवफाई ना हो, तो उस व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि उसका किरदार अच्छा है। शादी के बाहर थोड़ा बहुत हरकतें करना या किसी की तरफ आकर्षित होना, लेकिन अपने घोड़े रोकना, उसमें ना पड़ना, ये फिर भी कहा जा सकता है कि बंदे का किरदार अच्छा है क्योंकि बंदा पूरे रास्ते नहीं गया।
तो आज के ज़माने में किरदार ऐसे परिभाषित होना चाहिए कि अगर कोई बंदा प्रतिबद्ध रिश्ते में है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो या शादीशुदा रिश्ता, तो वो शादी के बाहर नहीं देखता है। यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत हरकतों के अलावा वो एक व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है, और अगर शादी में चुनौतियां हैं तो बड़ी समझदारी से अलग हो जाते हैं या अपने रास्ते जाते हैं, और तभी वो बाहर देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वो उस रिश्ते में प्रतिबद्ध नहीं हैं। शायद किसी और को डेट करने या शादी करने या जो भी करना हो। तो आप ये सब कैसे देखते हो कुंडली में? आज के ज़माने में दो प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाते हैं। एक प्लेसमेंट है शुक्र का, क्योंकि शुक्र प्यार, जज्बात, कामदेव का कारक है मर्दों और औरतों दोनों के लिए। हालांकि मर्दों के लिए शुक्र और भी अहम हो जाता है, क्योंकि मर्दों के लिए शुक्र उनकी जिंदगी में औरतों का भी कारक है, लेकिन औरतों के लिए उन्हें बृहस्पति को भी देखना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति उनकी जिंदगी में मर्द बनता है। तो औरतों के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अहम हो जाते हैं। तो औरतों के पास बृहस्पति 7वें भाव का भावेश और मर्दों के कारक दोनों हैं, तो बृहस्पति की स्थिति सर्वोपरि हो जाती है। हालांकि शुक्र अभी भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन लोगों के लिए जिनके पास शुक्र या बृहस्पति 7वें भावेश नहीं है, मर्द या औरत, तो 7वें भाव की स्थिति, उस पर पड़ने वाली दृष्टियां, वो कैसे स्थित है, अहम हो जाते हैं। तो कुछ प्लेसमेंट अगर टाल दिए जाएं तो काफी हद तक आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अच्छे किरदार का हो सकता है। हालांकि फिर भी सवालिया निशान हैं। तो छठा भाव निश्चित रूप से 7वें भावेश के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ की निशानी हो सकती है। तकलीफ किरदार के कारण आ सकती है, या इसलिए कि व्यक्ति रिश्ते में प्रतिबद्ध ना रहे क्योंकि वो आपके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। तो यकीनन रिश्ते का जुड़ाव, रिश्ते की लंबी उम्र सवालों के घेरे में है। अगर 7वां भावेश छठे भाव में जाता है या शुक्र छठे भाव में जाता है, या औरतों के लिए अगर बृहस्पति मिसाल के तौर पर छठे भाव में जाता है और शुक्र भी मुश्किल में हो, साथ ही 7वां भावेश भी मुश्किल में हो, तो मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले जातक के लिए मर्द या औरत 7वें भाव का स्वामी शनि है, तो शनि की स्थिति बहुत बहुत अहम हो जाती है। साथ ही शुक्र की स्थिति भी अगर मर्द है तो बहुत अहम है, अगर औरत है तो शनि की स्थिति बहुत अहम है। बृहस्पति की स्थिति भी अहम है, क्योंकि बृहस्पति मर्दों का कारक है, और शुक्र की स्थिति भी अहम है, क्योंकि शुक्र जज्बात का कारक है, और ये औरतों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि औरतें भी नरमी, हमदर्दी, लाड प्यार और मर्दों से मोहब्बत को देखती हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। तो मर्दों या औरतों के लिए 7वें भावेश की स्थिति बहुत बहुत अहम हो जाती है। तो अगर 7वां भावेश या प्यार और जज्बात का कारक शुक्र, या तो वो दोनों ही छठे, 8वें और 12वें भाव में ना जाएं, तो काफी हद तक तकलीफ की संभावना कम है। वो जहां भी हो, जब तक वो नीच के राशि में ना हो, या अगर वो 5वें भाव में जाते हैं जो रोमांस का घर है, और ऐसा हो कि 7वां भावेश 5वें भाव में जाता है लेकिन पाप ग्रहों या राहु की दृष्टि के नीचे हो, तो परेशानी हो सकती है। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी की वजह तब बन सकती है अगर 7वां भावेश और शुक्र दोनों राहु या किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाएं, तो चिंता का बड़ा कारण बनता है। जब तक ये प्लेसमेंट टाले जाते हैं, आप इसे सुरक्षित कह सकते हैं कि व्यक्ति अच्छे किरदार का हो सकता है। शादी लंबी उम्र की, स्थिर और मजबूत बंधन वाली हो सकती है। साथ ही फिर बहुत सारे दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए, उसे नवांश से मिलाना चाहिए। तो लग्न में अगर 7वें भाव के भावेश और शुक्र मुश्किल की जगह में नहीं हैं, छठे, 8वें और 12वें में नहीं हैं, लेकिन नवांश में वो उन प्लेसमेंट में चले जाएं, तो यकीनन कुछ चांस, कुछ संभावना है कि शादी में तकलीफ अभी भी आ सकती है, क्योंकि तरह तरह के मसले आ सकते हैं। हालांकि अगर नवांश में 7वें भावेश और शुक्र दोनों ही छठे या 12वें भाव में मुश्किल की जगह पर हों और पाप ग्रहों के साथ हों, तो ये व्यक्ति के शंकित किरदार की चुनौती को और बढ़ा देता है। बड़े पैमाने पर कोई गारंटी नहीं। तो दोनों लग्न कुंडली और नवांश को साथ साथ देखना होगा, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं चुनौतियां तो नहीं आ रही हैं। शुक्र दूसरे भाव में, हालांकि उसके पास वृषभ की एनर्जी है,
कभी कभी एक परेशानी वाली जगह हो सकती है, क्योंकि शुक्र तुला राशि का कारक है जो 7वें भाव का स्वामी है। तो अगर शुक्र दूसरे भाव में जाता है लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि के नीचे या पाप ग्रहों के साथ हो तो वहां भी मुश्किल है। इसके अलावा आमतौर पर 7वें भाव के लिए ये सुरक्षित भाव हैं। 7वां भाव अपने आप में 9वां, 10वां, 11वां भाव, लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सब भाव तब तक सुरक्षित हैं जब तक इनमें पाप ग्रह ना हो, 2 या 3 पाप ग्रह इसके साथ हो या इसे देख रहे हों और नीच का भी ना हो। तो दोस्तों चलिए सभी राशियों पर एक एक करके जल्दी से नजर डालते हैं कि 7वें भाव में ग्रहों या शुक्र के लिए कौन से प्लेसमेंट सुरक्षित हो सकते हैं और कौन से प्लेसमेंट कुछ हद तक टालने चाहिए। अब जब हम मेष से लेकर आगे देखते हैं तो रिश्ते में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति के लिए कुछ सुरक्षित प्लेसमेंट क्या हैं। अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो आपके लिए कुछ अहम प्लेसमेंट हो जाते हैं शुक्र की स्थिति और 7वें भावेश की। अब एक मेष लग्न वाले जातक के लिए शुक्र दूसरे भाव और 7वें भाव दोनों का स्वामी होता है, इसलिए शुक्र की स्थिति बहुत बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि शुक्र जज्बात, प्यार और प्रतिबद्ध रिश्ते का कारक है। तो हाँ, अगर शुक्र छठे भाव में अपनी नीच की राशि में जाता है तो ये बड़ी तकलीफ की वजह है, खास तौर पर अगर कोई दूसरा पाप ग्रह इसके साथ हो या इसे देख रहा हो। हालांकि शुक्र के लिए सुरक्षित प्लेसमेंट है 7वां भाव बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी राशि का होता है। हालांकि अगर कोई पाप ग्रह 7वें भाव में शुक्र को देखता है या उसके साथ बैठता है तो यकीनन चुनौती है। हालांकि अगर शुभ ग्रह चौथे भाव में हो या शुक्र चौथे भाव में जाता है, शुक्र दूसरे भाव में भी जाता है, हालांकि ये अपने से 8वां है, फिर भी ये अच्छी स्थिति है, या शुक्र 11वें या 12वें भाव में भी जाता है, ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र 7वें और दूसरे दोनों भावों का स्वामी है। इसलिए 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में जाना भी अच्छी स्थिति हो सकती है। शुक्र 5वें भाव में थोड़ी मुश्किल की जगह हो सकती है, खास तौर पर अगर कोई दूसरा पाप ग्रह इसके साथ बैठ जाए। हालांकि दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें, 9वें, 11वें या 12वें भाव में ये अच्छी स्थिति है, या ये बहुत बढ़िया स्थिति भी हो सकती है अगर दूसरे शुभ ग्रहों के साथ हो। जिस लग्न में व्यक्ति का वृषभ लग्न है, ऐसे व्यक्ति के लिए शुक्र छठे भाव और लग्न का स्वामी होता है, इसलिए शुक्र बहुत अहम हो जाता है। हालांकि मंगल 7वें भाव का स्वामी है और वो वृश्चिक राशि है, तो अगर शुक्र और मंगल दोनों ही मुश्किल की जगह में चले जाएं तो यकीनन चुनौती है। हालांकि अगर मंगल मजबूत रहे, मिसाल के तौर पर 9वें भाव में, या मंगल लग्न में जाता है, या मंगल दूसरे भाव में जाता है, या चौथे भाव में भी, तो ये मजबूत स्थिति है। हालांकि मंगल के साथ साथ शुक्र का भी अच्छी जगहों पर होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर शुक्र 11वें भाव में, शुक्र लग्न में, शुक्र तीसरे भाव में, शुक्र दूसरे भाव में भी कुछ हद तक अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके पास वृषभ एनर्जी है। हालांकि ये लाभ के लिए तो यकीनन अच्छी जगह है, लेकिन आपका बंदा दोमना इरादे वाला हो सकता है। तो अगर दूसरे भाव में शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ये सबसे बड़ी मुश्किल की जगह है। हालांकि यकीनन शुक्र को वृषभ लग्न वाले जातक के लिए 5वें भाव में नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से किसी दूसरे पाप ग्रह या राहु की दृष्टि के नीचे नहीं होना चाहिए। तो शुक्र का लग्न में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें या 11वें भाव में जाना वृषभ लग्न वाले जातक के लिए अच्छी स्थितियां हो सकती हैं, जब तक कि मंगल भी मजबूत हो और 8वें भाव में या तीसरे भाव में ना जाए जहां वो नीच का हो जाता है, 5वां भाव जो शुक्र की नीच की राशि है। मिथुन लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव और 10वें भाव दोनों का स्वामी है। हालांकि शुक्र 5वें और 12वें भाव दोनों का स्वामी है, इसलिए अगर शुक्र मुश्किल की जगह में जाता है तो यकीनन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 12वां भाव बुरी आदतों का और 5वां भाव रोमांस का सक्रिय हो सकता है और नकारात्मक रूप में। शुक्र को यहाँ निश्चित रूप से चौथे भाव में या छठे भाव में या 8वें भाव में नहीं होना चाहिए
और कुछ हद तक 12वें भाव में भी नहीं जब तक वो किसी पाप ग्रह के साथ हो या उसकी दृष्टि के नीचे हो। तो शुक्र 9वें या 10वें भाव में अच्छा हो सकता है, तीसरे भाव में या लग्न में भी। इसी तरह बृहस्पति को भी अच्छी तरह से रहना चाहिए। बृहस्पति को 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए या चौथे या छठे भाव में जाना चाहिए। तो जब शुक्र और बृहस्पति दोनों छठे, 8वें या 12वें में और नीच की राशियों में हो तो यकीनन ये मिथुन लग्न वाले जातक के लिए एक चुनौती हो सकती है। कर्क लग्न वाले जातक के लिए शनि 7वें भाव का स्वामी है, और अगर शनि अपनी नीच की राशि 10वें भाव में जाता है या 12वें भाव में जाता है या तीसरे भाव में जाता है जहां शुक्र नीच का हो जाता है या छठे भाव में भी अपने से 12वां, तो ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और अगर शुक्र जो चौथे भाव घरेलू जीवन का स्वामी है तीसरे भाव में या 12वें भाव में या 8वें भाव में या छठे भाव में भी जाता है तो ये मुश्किल की जगह हो सकती है। इसके अलावा कर्क लग्न वाले जातक के लिए शनि और शुक्र की दूसरी स्थितियां अच्छी हो सकती हैं, स्थिर स्थितियां, प्रतिबद्धता वाली स्थितियां भी। सिंह लग्न वाले जातक के लिए शुक्र को निश्चित रूप से दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए, हालांकि उसके पास वृषभ एनर्जी है, लेकिन यकीनन ये दूसरा भाव है, परिवार का घर, और यहाँ शुक्र नीच का हो जाता है तो ये निश्चित रूप से मुश्किल की जगह है। शुक्र चौथे भाव में वृश्चिक राशि में भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। हालांकि शुक्र का 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें या 12वें भाव में जाना अच्छी स्थिति हो सकती है, और कुछ हद तक लग्न में भी। हालांकि लग्न में ये थोड़ा घमंडी हो सकता है, थोड़ा अति आत्मविश्वासी हो सकता है। तो जब तक शनि और शुक्र अच्छी जगहों पर हों और मुश्किल वाली जगहों से बचें, मिसाल के तौर पर शुक्र 8वें भाव में उच्च का हो सकता है, लेकिन अगर शनि यहाँ जाता है तो ये यकीनन चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि शनि सक्रिय हो जाता है और वो वृश्चिक की एनर्जी में और बढ़ोतरी करता है जो 8वां भाव लाता है। इसके अलावा दूसरी जगहें जैसा मैंने अभी बताया वो सिंह के लिए अच्छी हैं। कन्या लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति के लिए बेहतर स्थितियां देखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव का स्वामी है। तो अगर बृहस्पति 7वें भाव में या चौथे भाव में या 11वें भाव में, दूसरे भाव में या 5वें भाव में हैं, तो वे अच्छी स्थितियां हैं। हालांकि अगर बृहस्पति 8वें भाव में जाता है, बृहस्पति 5वें भाव में अपनी नीच की राशि में जाता है, तो ये चुनौतियां ट्रिगर कर सकता है। या बृहस्पति छठे भाव में जाता है जो अपने से 12वां है, या शुक्र लग्न में नीच की राशि में जाता है, शुक्र तीसरे भाव में वृश्चिक में जाता है, ये चुनौतीपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं। हालांकि शुक्र का 7वें भाव में होना जबकि बृहस्पति लग्न में हो, ये अच्छी स्थिति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र को देख रहा होगा। वैसे अकेले में शुक्र का 7वें भाव में होना जज्बात की अत्यधिक जरूरत पैदा कर सकता है। हालांकि ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इसलिए कि किसी को बहुत ज्यादा जज्बात चाहिए वो बेवफाई करेगा या शादी के बाहर देखेगा। तुला लग्न वाले जातक के लिए शुक्र लग्न और 8वें भाव दोनों का स्वामी है। शुक्र लग्न में अपने आप में अच्छा है, चौथे भाव में, 5वें भाव में या 9वें, 10वें या 11वें भाव में भी। हालांकि ये निश्चित रूप से 12वें भाव में नहीं होना चाहिए और छठे भाव में भी जहां ये उच्च का तो होता है, लेकिन क्योंकि ये 7वें भाव से 12वें भाव में है जहां तुला एनर्जी है, ये चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। और शुक्र या मंगल का 8वें भाव के साथ जुड़ना निश्चित रूप से मुश्किल की जगह हो सकता है, साथ ही 12वां भाव भी। मंगल 7वें भाव का स्वामी है। अगर मंगल या तो 12वें भाव में या छठे भाव में या चौथे भाव में रखा जाए तो ये भी तुला लग्न वाले जातक के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए शुक्र बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ 7वां भावेश भी है और प्यार, जज्बात, प्रतिबद्धता और बंधन का कारक भी। तो अगर शुक्र 7वें भाव में है तो ये अच्छी स्थिति हो सकती है। हालांकि साथ ही शुक्र का 9वें या 10वें या चौथे भाव में या दूसरे भाव में या तीसरे भाव में जाना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन शुक्र का लग्न में जाना चुनौतियां पैदा कर सकता है, क्योंकि शुक्र तब वृश्चिक राशि में जाएगा।
शुक्र का 5वें भाव में जाना भी अच्छी स्थिति हो सकती है जब तक उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। हालांकि शुक्र का 5वें भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि से जाना यकीनन शादी के प्रति प्रतिबद्धता में और ये बताने में चुनौतियां पैदा कर सकता है कि बंदा अपने किरदार के साथ कैसा है। शुक्र का 6ठे भाव में जाना भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है क्योंकि उसमें कन्या एनर्जी है जहां शुक्र नीच का होता है और ये अपने 7वें भाव के स्वामित्व से 12वां स्थान है। शुक्र का 11वें भाव में जाना यकीनन चुनौती हो सकती है क्योंकि बंदा बहुत सामाजिक हो सकता है और घरेलू माहौल में एक स्थिर रिश्ते और एक पारस्परिक स्थिर रिश्ते के लिए मुश्किल से प्रतिबद्ध होता है। तो कुल मिलाकर शुक्र के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां स्थान और कुछ हद तक 12वां स्थान भी अच्छी स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ मंगल नहीं क्योंकि उसमें 8वें भाव की एनर्जी यकीनन है और बुध की स्थिति भी अहम हो जाती है। तो जब तक मंगल और बुध अच्छी तरह से रखे गए हों, किसी नीच की राशि में या 8वें या 6ठे भाव या 12वें भाव में ना हो, तो यह वृश्चिक लग्न वाले जातक के स्पाउस के लिए प्रतिबद्धता, वफादारी और अच्छे किरदार की स्थिति हो सकती है। धनु लग्न वाले जातक के लिए 7वें भाव का स्वामी बुध है और अगर बुध चौथे भाव में अपनी नीच की राशि में जाता है तो ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि चौथा भाव घरेलू सुख का घर है। हालांकि शुक्र चौथे भाव में उच्च का होता है, इसलिए अगर बुध और शुक्र दोनों चौथे भाव में हो तो ये कुछ राहत देगा क्योंकि बुध की नीचता कर्क है। हालांकि बुध का 6ठे भाव में जाना या शुक्र का बुध के साथ 6ठे भाव में जाना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन बुध का 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, लग्न में, दूसरे या तीसरे या 5वें भाव में जाना अच्छी स्थितियां हो सकती हैं जब तक शुक्र 6ठे, 8वें, 10वें या 12वें भाव में ना जाए। तो किसी दूसरी स्थिति के लिए धनु लग्न वाले जातक का बंदा या स्पाउस वो हो सकता है जो प्रतिबद्ध हो, रिश्ते में अच्छी तरह से जुड़ा हो और शादी में अच्छी किस्मत ला सकता है क्योंकि चौथे भाव में उच्च का है। मकर लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि चंद्रमा हमदर्दी, प्यार, स्नेह और आराम का भी कारक है। तो अगर चंद्रमा 11वें भाव में रखा जाए जहां वो नीच का हो जाता है या सिंह राशि में 8वें भाव में वृश्चिक एनर्जी के साथ या 6ठे भाव में, तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा चंद्रमा का 7वें भाव में अपनी राशि में होना लेकिन किसी दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि के नीचे एक बेहतर स्थिति हो सकती है, लेकिन चंद्रमा का बुध के साथ होना या चंद्रमा का राहु के साथ होना या राहु या शनि या केतु की दृष्टि के नीचे होना रिश्ते में चुनौतियां ला सकता है। हालांकि चंद्रमा का 10वें भाव में, 12वें भाव में, लग्न में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे या 5वें भाव में जाना मकर लग्न वाले जातक के स्पाउस के लिए अच्छी स्थितियां हैं जब तक शुक्र भी मजबूत हो और 8वें भाव या 9वें भाव या 11वें भाव या 6ठे भाव में ना जाए, तो कोई भी दूसरी स्थितियां अच्छी हैं। तो जब तक चंद्रमा और शुक्र मजबूत हैं, आप कह सकते हैं कि मकर लग्न वाले जातक का बंदा या स्पाउस प्रतिबद्ध हो सकता है और जातक से अच्छी तरह से जुड़ा हो सकता है। कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सूर्य बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सूर्य 7वें भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य को या तो 8वें भाव में या 6ठे भाव में या 12वें भाव में भी नहीं होना चाहिए और कुछ हद तक 9वें भाव में भी नहीं क्योंकि ये शादी के जीवन में ब्रेक दे सकता है। हालांकि सूर्य का 10वें भाव में, 11वें भाव में, लग्न में, दूसरे या तीसरे या चौथे भाव में जाना अच्छी स्थितियां हो सकती हैं और कुछ हद तक 5वें भाव में भी। हालांकि शुक्र को निश्चित रूप से कर्क राशि में 6ठे भाव में या अपनी नीच की राशि में 8वें भाव में या वृश्चिक राशि में 10वें भाव में नहीं होना चाहिए। तो जब तक सूर्य और शुक्र दोनों अच्छी तरह से और मजबूत रखे गए हों, कोई कह सकता है कि कुंभ लग्न वाले जातक का स्पाउस वो हो सकता है जो प्रतिबद्ध है और घर में एक स्थिर रिश्ते में मूल्य जोड़ता है। मीन लग्न वाले जातक के लिए बुध बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बुध लग्न में नीच का हो जाता है, तो ये समाज में व्यक्ति के ठाट बाट और इज्जत में भी चुनौतियां ला सकता है।
तो जब तक बुध लग्न में या 8वें भाव में या 12वें भाव में या 6ठे भाव में नहीं है, ये एक सुरक्षित स्थिति है। तो बुध 9वें भाव में, 10वें, 11वें में, कुछ हद तक 12वें या दूसरे या तीसरे या चौथे और 5वें भाव में भी अच्छी स्थितियां हैं। हालांकि शुक्र को यहाँ निश्चित रूप से 7वें भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक रिश्ते में बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में 7वें भाव में नीच का हो जाता है। शुक्र 8वें भाव में ठीक हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि उसे 8वें या 9वें भाव और 6ठे भाव में टाला जाए। इसके अलावा शुक्र का 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें लग्न, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में जाना अच्छा हो सकता है, लेकिन 5वें भाव में ये किसी दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि के नीचे नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की कुंडली के बारे में जिसने माना है कि उसने रिश्ते में रहते हुए धोखा दिया और एक सार्वजनिक माफीनामा भी जारी किया। ये है क्रिस्टन स्टीवर्ट की कुंडली, जो एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री है जो रॉबर्ट पैटिंसन के साथ रिश्ते में थी, और वो वैम्पायर सीरीज फिल्मों की एक स्ट्रिंग में आए जिसने उन्हें करीब लाया और साथ ही बहुत शोहरत भी दी। तो यहाँ क्रिस्टन स्टीवर्ट की कुंडली में आप देख सकते हैं कि मंगल एक प्रतिबद्ध रिश्ते के 7वें भाव का स्वामी है और मंगल उच्च का हो गया है, लेकिन चुनौती ये है कि मंगल 2 पाप ग्रहों शनि और राहु के साथ है, और यहीं से तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि 7वें भाव के अलावा मंगल 12वें भाव बिस्तर के सुखों का भी स्वामी है। दूसरा, शुक्र रिश्ते में ब्रेक 6ठा भाव का स्वामी है और शुक्र 10वें भाव में रखा है, तो काम पर किसी के साथ जुड़ना और उस वजह से तकलीफ आना इसी प्लेसमेंट से है, खास तौर पर क्योंकि शुक्र नवांश में केतु के साथ और 6ठे भाव में है, जो रिश्ता टूटने का मजबूत स्थान है। 6ठे भाव में शुक्र अपनी प्रतिबद्धता वाली एनर्जी खो देता है, और खास तौर पर केतु के साथ ये यकीनन कई रिश्तों के टूटने का प्लेसमेंट है। दूसरा, केतु 7वें भाव को देखता है और इसलिए केतु लंबे समय तक स्थिर रिश्ते से इनकार करता है, और ये और मजबूत हो जाता है क्योंकि मंगल 1 या मंगल 2 दोषों में है। एक है श्रपित दोष शनि और राहु के बीच, और मंगल और राहु एक साथ अंगारक दोष देते हैं। और नवांश में बृहस्पति, जो एक औरत के लिए मर्द का कारक है, बृहस्पति 7वें भाव में नीच की राशि में है, लेकिन शनि के साथ, और इसलिए उसकी यौन इच्छा भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसने ये भी माना है कि वो उभयलिंगी है, क्योंकि राहु 8वें भाव छिपी हुई यौन इच्छाओं का स्वामी है और 12वें भाव बिस्तर के सुख में रखा है, और राहु उसके 4थे भाव घरेलू सुख को देखता है, और राहु 8वें भाव छिपी हुई यौन एनर्जी, छिपे हुए यौन सुख को भी ग्रहण करता है। तो उसकी यौन इच्छा सवालों के घेरे में है, उसके प्रतिबद्ध रिश्ते सवालों के घेरे में हैं, और इसलिए वो मर्दों और औरतों दोनों के साथ कई रिश्तों में रही है, तो उसका किरदार यकीनन सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, अब के हमने 12 राशियों के लिए देखा कि कुछ प्लेसमेंट मुश्किल वाले हो सकते हैं। समझने की कोशिश करो, लेकिन आनन फानन में अलार्म मत बजाओ सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ मान लिया। तो सिर्फ इसलिए मत मान लो कि तुम्हारे स्पाउस या कोई व्यक्ति जिसके साथ तुम रिश्ते में हो या रिश्ते में आना चाहते हो, उसका किरदार खराब है, बस इसलिए कि उनके पास कुछ तथाकथित अच्छे न दिखने वाले प्लेसमेंट हैं। सिर्फ इस वजह से ये मत मान लो कि किरदार सवालों के घेरे में है। बेहतर ये होगा कि लोगों को और करीब से समझो, लोगों पर भरोसा करो, और फिर जांचो के रिश्ते के मामले में वो कैसे निकलते हैं। तुमसे नजदीकी और पहुंच और कोई राज ना हो तो तुम यकीनन कह सकते हो कि व्यक्ति शायद अच्छे किरदार का है या शंकित किरदार का है। और सिर्फ ज्योतिषीय प्लेसमेंट के साथ मत जाओ, क्योंकि व्यक्ति को अभी भी बहुत सारी इच्छा शक्ति दी जाती है। मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं जहां व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता था, लेकिन फिर भी अपनी जमीन पर डटा रहा, क्योंकि फिर से देश काल पात्र का प्लेसमेंट। तो कोई जो एक रूढ़िवादी परिवार से आता है, ज्यादा संकोची परिवार से आता है, वो फिर भी अपनी जमीन पर डटे रहने में कामयाब हो सकता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी मजबूत हो तो 9वें भाव का स्वामी मजबूत हो,
तो सिर्फ इसलिए मत मान लो कि कोई व्यक्ति किसी चीज में शामिल हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि सातवां भावेश या शुक्र मुश्किल प्लेसमेंट में है। अगर दूसरे भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी बहुत बहुत मजबूत हैं, तो उनके मूल्य और सिद्धांत उनके बचाव में आ सकते हैं, उन्हें शामिल होने से रोक सकते हैं। तो सूरत-ए-हाल का जायजा लेने में होशियारी बरतो। अगर अलार्म बजाने की कोई वजह नहीं है तो अलार्म मत बजाओ। और भरोसा एक ठोस मजबूत रिश्ते की रीढ़ होता है और किरदार की तामीर भी भरोसे से ही शुरू होती है। तो अगर तुम भरोसेमंद हो तो आमतौर पर तुम्हें एक भरोसेमंद साथी भी मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वीडियो के साथ अगली बार तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।